हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा ये वीडियो बनाने का कुछ सर्टेन पर्पस है और वो पर्पस ये है कि हमारे पास जो यूट्यूब चैनल है या कोई भी यूट्यूब चैनल है, मेरा नहीं किसी और का, वहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में कंटेंट तो है। कंटेंट तो हम जो बात करेंगे वो सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे या आपको गूगल पे सर्च करने से मिल जाएगा, लेकिन कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड कंटेंट नहीं है जिसमें हमें कोई ये बताए कि एग्जैक्टली फ्रॉम स्क्रैच लेवल से, यानी ABCD लेवल से, यानी नर्सरी क्लास से स्टॉक मार्केट क्या है और हमें स्टॉक मार्केट में आना है तो हमारे पास ये नॉलेज होना ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो जो भी हमारे पास डाटा है, जो भी हमारे पास कंटेंट है, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हो ताकि हम उससे अपनी नॉलेज में इंक्रीज कर सकें। और अगर हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है या स्टॉक मार्केट में आना है तो हम उसके अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में आ सकें। तो ये सारा कंटेंट जो है ये इनफॉर्मल वे में है। आपको ये सारा कंटेंट अलग अलग वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन हम इसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लेके आए हैं, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम आपको 10 लेक्चर देंगे। 10 लेक्चर, एक लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 1 से सवा घंटे से 1.5 घंटे तक का हो सकता है। और हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कि स्टॉक मार्केट क्यों, कहाँ से, क्या होता है स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, अभी क्या सिनेरियो है, आगे क्या होगा, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, क्या होती है लिस्टिंग, क्या होता है डीमेट, क्या कैसे कर सकते हैं हम बाय, कहाँ अकाउंट खोल सकते हैं, एक एक क्वेरी का हम आंसर आपको यहाँ पे इस वीडियो में देंगे। तो बात करते हैं स्क्रैच लेवल से। पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट जो मार्केट है वो बेसिकली जो स्टॉक मार्केट है उसमें हम बात करेंगे कि मार्केट कहाँ से शुरू हुआ था और मार्केट का सिनेरियो क्या होता है। मार्केट में बहुत सारे मिथ्स चलते हैं, यानी बहुत सारे ऐसी बातें चलती हैं जो हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, वो उसी की हम बात करेंगे। इसी पूरे तरीके से हम बात करेंगे कि वो सारी बातें क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने, आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट किया था तब आपने अपने आप से, कई हो सकता है कि 5-10% लोग हों जिन्होंने अपने आप से इन्वेस्ट किया हो सकता है इनमें से कुछ ऐसे लोग हों जिन्होंने अपने आप से इन्वेस्ट ना किया हो, बल्कि अपने फ्रेंड्स की, अपने सीनियर्स की, अपने रिलेटिव्स की या अपने ब्रोकर की एडवाइस से इन्वेस्ट किया हो। समटाइम ऐसा होता है कि हम जब अपने दोस्तों की या अपने सीनियर्स की एडवाइस से इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमें ये तो बता सकते हैं कि ये स्टॉक ना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक आसमान छू लेगा, मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन उनमें से कोई भी हमें ये नहीं बता पाता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। हमारा क्या है, हमारा बेसिक पर्सपेक्टिव ये है कि हमें अपना बचपन को वापस लाना है और हमें वो चीज़ें याद करनी है जो चीज़ें हम भूल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम बचपन में छोटे थे तो हमसे बोला जाता था कि आप एक काम करिए, आपको ABCD याद करनी है, तो A फॉर एप्पल होता है और B फॉर बॉल होती है। ठीक है, हमें ऐसा बोला जाता था। और जब हम बच्चे थे तो हमें क्रियोसिटी होती थी कि क्यों ए ऐसे ही क्यों बनता है, ए ऐसे क्यों नहीं बन सकता, या किसी और तरीके से ए क्यों नहीं बन सकता। ये हम अपने घर वालों से पूछते थे, अपने पेरेंट्स से पूछते थे, अपने टीचर से पूछते थे, अपने गुरु से पूछते थे, अपने दोस्तों से पूछते थे। हर जगह पे हम ये चीज़ जाते थे और हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता था, क्यों। लेकिन वो क्वेश्चन हमें धीरे धीरे, जब हम बचपन से लेकर अपनी स्टडीज़ में आए, स्टडीज से हम सीनियर लेवल पर गए, तो वो क्यों, जो एक शब्द है क्यों, वो शब्द को दबा दिया जाता है, दबा के ख़त्म कर दिया जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उस क्यों को कहना भूल जाते हैं। और वो क्यों ही हर चीज़ की, एक चीज़ को इन्वेंट करने के लिए वो क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्यों, जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप हर चीज को, आज आइंस्टाइन की एक थ्योरी है कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगी। वो चीज शुरू कहाँ से हुई कि ये सेब, आपने सबने वो थ्योरी सुनी होगी कि ये सेब पेड़ से नीचे गिरा, तो उसके माइंड को आप एनालाइज करने की कोशिश करिए कि उसके माइंड में सिर्फ एक बात चल रही थी कि ये सेब पेड़ से नीचे क्यों गिरा। क्यों इज इम्पॉर्टेंट, क्यों बहुत ज़रूरी है।
अगर आपको इस मार्केट में आना है तो आपको हर चीज़ को एनालाइज करना आना चाहिए। अगर आपको इस मार्केट में घुसना है, अगर आपको इस मार्केट से बिलियनियर बनना है, मिलियनियर बनना है, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, उन सबके पास आप जाएंगे, उनके पास हर चीज़ का एक तर्क है, एक डिसीजन मेकिंग पावर है, और वो डिसीजन मेकिंग पावर कोई हवा में नहीं आई है, उनके पास हर क्यों का जवाब है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि पारस सर, आपने ये स्टॉक को बाय क्यों किया है, आप क्यों पूछ रहे हैं, अब आपने ये पूछा, अगर कि आप मेरे से पूछेंगे सर मेरे को कोई स्टॉक बता दो, मैं आपको 10 स्टॉक बता दूंगा कि इन स्टॉक में आप बाय कर सकते हो, इन स्टॉक में आप नीचे आप सेलिंग के लिए वेट कर सकते हो, ये स्टॉक कुछ टाइम तक खड़े रहेंगे। अगर आपके अंदर वो पावर है, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप ये पूछ पाओ कि सर ये स्टॉक ऊपर क्यों जाएगा, तो ही आप इस मार्केट में सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि उस टाइम जब आप पूछना चाह रहे हो क्यों, तब आपके अंदर एक कैपेसिटी आई, तब आपके अंदर एक लिंक आया, तब आपके अंदर एक पावर आई कि आप जानना चाहते हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि ये नीचे जा रहा है तो क्यों नीचे जा रहा है, अगर ये ऊपर जा रहा है तो क्यों ऊपर जा रहा है, और कितना, क्यों, कितना, इन सब चीज़ों के जवाब आपको ये हमारे इस पूरे सेशन के एंड में, जब हमारी 10 की 10 क्लासें पूरी हो जाएंगी, तब आपको इन क्यों के जवाब आपको खुद से मिलेंगे। आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपकी डिपेंडेंसी उन ब्रोकर्स के ऊपर से, आपके फ्रेंड्स के ऊपर से, आपके रिलेटिव के ऊपर से, या आप जिसके साथ भी रह के आप एडवाइस लेके काम करते हैं इस मार्केट में और आपको नुकसान होता है, उन सब के ऊपर से ख़त्म कर देंगे। अब इस मार्केट में आने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ की फाउंडेशन देखते हैं। आप वहाँ की फाउंडेशन देखते हैं, आप वहाँ पे उसकी फाउंडेशन के ऊपर बात करते हैं कि जो उसका लैंड है वो इक्वल लैंड होना चाहिए, यानी इवन लैंड होना चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर खड़ा हो पाएगा। आप आज मान के चलिए आप बिलियनियर हैं और आप एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, या आप एक सब चीज़ें, कुछ भी चीज़, आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, आप अपना घर बनाना चाहते हैं। अगर आप घर के लिए एक प्लॉट खरीदते हैं, एक प्लॉट का एरिया खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप उसमें देखते हैं कि उसका लैंड स्मूथ होना चाहिए। अगर उसका लैंड स्मूथ नहीं है तो आपकी बिल्डिंग सीधी खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले आप उस लैंड को इवन करते हैं, उस लैंड को स्मूथ डाउन करते हैं, यानी जितनी भी गलतियां उस लैंड में हैं, अगर कहीं से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो लैंड है, तो उसको क्लियर करते हैं, सपाट करते हैं, सीधा करते हैं। उसके बाद आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, तभी आपका स्ट्रक्चर जो है वो सॉलिड फाउंडेशन में कन्वर्ट होता है। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से, या किसी बुजुर्ग से पूछते हैं, तो सीधा सीधा कहता है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग गेम। पहली चीज, ये गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ प्योर बिजनेस, और इससे बेटर कोई बिजनेस आपको दुनिया में मिल नहीं सकता। क्योंकि हर बिजनेस में आपको दो चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, आपका प्रोडक्ट एक स्टेबल होना चाहिए, आपको वो प्रोडक्ट को सेलिंग करने की पावर होनी चाहिए, यानी मार्केट में आपके पास कस्टमर होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आपको रेडीली अवेलेबल मिलती हैं। कैसे, मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको ये चीज़ कैसे रेडीली अवेलेबल मिलती है। आप इतना समझिए कि हमारी स्टॉक मार्केट में अगर मुझे कुछ भी बाय करना है, तो आज मैं अपना एक अकाउंट खोलूंगा, अपनी एक स्क्रीन खोलूंगा, और स्क्रीन खोल के मैं एक बटन दबाऊंगा और सीधा मेरे अकाउंट में वो स्टॉक बाय हो जाएगा। ठीक है, और मुझे सेलिंग करनी है, अगर मुझे बेचना है, तो मैं फिर से अपना अकाउंट खोलूंगा, जो मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक रखे हैं, एक बटन दबाऊंगा, वो सेल हो जाएगा। मेरे को ना ही बायर ढूंढना है, ना ही सेलर ढूंढना है, ना ही मुझे क्रेडिट करना है, ना ही मुझे उधार की चिंता है। मेरा पैसा सिक्योर्ड है, मेरे अकाउंट में पड़ा है। जैसे ही मैं खरीद लूंगा, मेरे सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा, जैसे ही मैं बेच दूंगा फिर से मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए सेबी बैठा है, हमारे ऊपर सेबी बैठा है, सबके ऊपर सेबी बैठा है। हमें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा डिसीजन क्या है, मार्केट में से दो ही क्राइटेरिया होते हैं, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा। सिर्फ इतना सा ही मार्केट है, सिर्फ इतनी सी ही बात अगर आपको समझ में आ गई, सिर्फ आपने इतनी चीज़ समझ ली कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ये
कांस्टेंट खड़ा रहेगा। सिर्फ ये 3 पॉइंट है मार्केट में। अगर आप ये तीनों पॉइंट को गैस करना, आप इन तीनों पॉइंट को समझना टेक्निकली लैंग्वेज में सीख गए, तो आपको बिलियनियर क्या, आपको कभी किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजन मैं आपको बताता हूँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप इसको घर से कर सकते हैं। आप हॉलीडे पे हैं, हॉलीडे से ऑपरेट कर सकते हैं। आप वॉशरूम में बैठे हैं, आप वॉशरूम से ऑपरेट कर सकते हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप वहां से इस बिजनेस को चला सकते हैं। आपको मैन पावर नहीं चाहिए, आपको पैसा नहीं चाहिए, आप इसी मार्केट से पैसा कमा लेंगे। आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की चिंता नहीं है, आपको सेलिंग की चिंता नहीं है, आपको उधारी की चिंता नहीं है, ना उधार लेना है ना उधार देना है। प्रॉपर नगद का बिजनेस है। इससे बढ़िया बिजनेस आप लोगों को क्या मिल सकता है? इससे बढ़िया बिजनेस आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें इतनी सारी फैसिलिटी हो? सिर्फ आपको 3 चीजें जाननी है कि कोई भी चीज जो आप खरीद रहे हो, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो सिल्वर है, या वो स्टॉक है, या वो इंडेक्स है, या वो कोई भी और चीज है, वो कब ऊपर जाएगी और कब नीचे जाएगी, या कब वो कांस्टेंट खड़ी रहेगी, सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में, सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में मार्केट बंधी हुई है। सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पे मार्केट है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट नीचे जाएगी, या मार्केट कांस्टेंट खड़ी रहेगी। और इन्हीं 3 चीजों में मार्केट पूरी की पूरी साइकोलॉजी बेस्ड मार्केट बंधी हुई है। इन्हीं 3 चीजों को भी हम लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर तर्क करने की शक्ति हमारे टीचर्स ने, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, बेसिकली ना ये टीचर की गलती है, ना ये आपके पेरेंट्स की गलती है, ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की गलती, जिसने हमें क्यों करने का तर्क छुड़वा दिया है। क्योंकि क्यों करोगे तभी आप इंप्रूव करोगे। अगर आपको कोई चीज बनानी है तो आपके पास क्यों होना चाहिए और क्यों का जवाब होना चाहिए। अगर आप क्यों का जवाब ढूंढने निकलोगे तभी आप ऊपर जाओगे। अगर आप क्यों का जवाब ढूंढने नहीं निकलोगे तो आप ऊपर नहीं जाओगे। ये हमारा छोटा सा तर्क इस मार्केट को रिलेशन में था। अब बात करते हैं कि हमें जब मार्केट में कोई भी काम करना है तो मार्केट में क्या होता है। किसी भी एक मार्केट में, आपने इतनी सारी मार्केट देखी है, आपके घर के आसपास कोई वेजिटेबल मार्केट होगा, आपके घर के आसपास कोई कपड़े का मार्केट भी होगा, आपके घर के आसपास ग्रोसरी स्टोर्स के मार्केट होंगे। हर चीज का मार्केट आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप क्या करते हैं? अब मार्केट एक जगह होती है, एक प्लेस होता है, एक जगह होती है जहाँ पे हम किसी भी चीज को परचेज या बेच सकते हैं। अगर मेरे को सब्जी खरीदनी है, मैं तो सब्जी मंडी जाऊंगा। सब्जी मंडी को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बोलूं तो वेजिटेबल मार्केट जाऊंगा। यानी मार्केट जहां पे बायर और सेलर इंटरेक्ट करता है, जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलता है, और वहां पे उससे पहले वर्ड का लेन और देन होता है अगेंस्ट मनी। यानी पैसे के अगेंस्ट में आप सब्जी खरीदते या बेचते हो। जो वहां पे सब्जी बेच रहा है वो सेलर है, मैं बाय कर रहा हूं, मैं बायर हूं। तो आप जिस भी मार्केट में जाओगे वहां पे सेल और परचेज होती है। यानी किसी भी चीज की सेल और परचेज जो जगह होती है, उस प्लेस को हम मार्केट बोलते हैं। सेम इस हिसाब से अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो स्टॉक मार्केट वो मार्केट है जहां पे हम स्टॉक्स का, यानी हम शेयर्स का लेन और देन करते हैं। शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। और उससे पहले हम शेयर मार्केट भी कहते हैं इसीलिए, और इसको स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि स्टॉक और शेयर एक ही चीज होती है। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक और शेयर्स क्या होते हैं, और हमारे मार्केट में मिथ्स क्या होते हैं मार्केट में। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, इसके बाद हम आएंगे कि शेयर्स क्या होते हैं और शेयर्स का क्या होता है, शेयर्स कहाँ से आए थे, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। इन सब चीज़ों की हम आगे चल के बात करेंगे। इस क्लास के एंड होने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको लाइनअप में मिलेंगी, और आपको पता लगेगा कि मार्केट का बिहेवियर क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, डीमेट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको इस वीडियो आपको सारे स्टॉक्स के बारे में जो हम ट्रेनिंग पर्पस के लिए डालते हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।
तो बात करते हैं सबसे पहले मिथ क्या होते हैं मार्केट के या स्टॉक मार्केट के, जो भी मिथ्स हैं वो क्या हैं। स्टॉक मार्केट देखिए, स्टॉक मार्केट में ना एक सबसे बड़ा जो मिथ है, मैं बहुत वाइडर मिथ ही डिस्कस करूंगा, जो बड़े बड़े मिथ्स हैं सिर्फ उन्हीं को डिस्कस करूंगा। उसमें सबसे पहला जो मिथ है वो मिथ ये है कि जो स्टॉक मार्केट है वो रिस्की है। रिस्की मार्केट है इसीलिए वो स्टॉक मार्केट है। सब लोग, आप किसी भी बंदे से बात करोगे, दुनिया में किसी बंदे से बात करोगे, वहां पे जाके आप किससे पूछोगे स्टॉक मार्केट में मैं काम करना चाहता हूँ, तो आपको छूटते कहेगा यार स्टॉक, वो दो चीजें आपको बोलेगा। स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, गैम्बलिंग है, एक गेम है आपको हराने के लिए। दूसरा वो आपको बोलेगा कि स्टॉक मार्केट रिस्की मार्केट है, इसमें तो आप बर्बाद हो जाओगे, इसमें तो आप बर्बाद हो जाओगे। मैं इन्हीं दोनों मिथ्स को क्लियर करने के लिए आया हूँ। मैं आपको सारे मिथ्स को बताऊंगा और उनको क्लियर करूंगा, उनके रिजोल्यूशन दूंगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है, एक सट्टा है या एक गैम्बलिंग गेम है, तो मेरे दोस्तों जिंदगी भी तो एक गैम्बलिंग गेम है, जिंदगी भी तो एक सट्टा है। भगवान आपके साथ सट्टा खेल रहे हैं, आप कुछ करने जाते हो कुछ हो जाता है, आप कुछ करने जाते हो कुछ हो जाता है। तो आपको मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट ना ही सट्टा है ना ही कोई गेम है, ये प्योर एक बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव को सीखना पड़ेगा। हम किसी भी काम को जिसको हम जानते हैं, अगर हम किसी काम को जानते हैं तब हम वो काम कर रहे हैं, तो वो एक काम है, वो एक बिजनेस है, वो एक एक्टिविटी है। लेकिन अगर किसी काम को हम जानते नहीं हैं और वही काम हम कर रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है दोस्तों, वो सट्टा है, वो जुआ है, चाहे वो कोई भी काम हो। आज के डेट में मैं आपसे बात करता हूँ, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आप जाके बैंक में बैंक मैनेजर आपको रख लिया जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, वहां जाके आप जुआ खेल रहे हैं, आप सट्टा खेल रहे हैं, क्योंकि आपको बैंकिंग सिस्टम के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। आपका बेस बैंकिंग सिस्टम से नहीं है, आपका इनिशियल बेस जो सॉलिड फाउंडेशन है वो बैंकिंग की नहीं है। और अगर आपकी वो सॉलिड फाउंडेशन बैंकिंग की नहीं है, तो आप वो चीज़ जो आप कर रहे हैं उसके साथ आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, यानी आप उसके साथ जुआ खेल रहे हैं। या तो आपको निकाल दिया जाएगा या आपको सिखा दिया जाएगा, सिर्फ दो ही सीन हो सकते हैं। या तो आप उस बैंकिंग सिस्टम में रह के वो पूरा बैंकिंग सिस्टम को एडेप्टेबिलिटी के साथ अडॉप्ट कर लेंगे, यानी कि आप उसको सीखते सीखते अपनी दिलो धारणा में, अपने रूटीन में बसा लेंगे, या फिर आप वहां से नौकरी छोड़ के आ जाएंगे। सेम इसी हिसाब से अगर मैं बिजनेस की बात करूं, किसी भी बिजनेस में जिसकी आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप एक आपके फोर फादर यानी आपके दादा, आपके फादर एक शॉपकीपर है और वो कपड़े की सेलिंग करते हैं, वो कपड़े को सेल परचेज करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। अगर आप वो बिजनेस में जाके अपने फादर के साथ बैठते हैं और उनसे आप एडेप्टेबिलिटी लेके सीखते हैं और उसके बाद उस कंपनी के मालिक बन के बैठते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे। लेकिन वहीं पे अगर आप एक अनइवन बिजनेस, यानी कि आज आपने, आपके फोर फादर के पास एक जमीन थी, एक लैंड था, वो लैंड फोर फादर ने बेच दिया, बेच के आपको दसियों करोड़ रुपया दे दिया। उस दसियों करोड़ रुपए को आपने लिया और जाके एक बिजनेस को बाय कर लिया। अगर आपने उस बिजनेस को एक्वायर कर लिया, एक कंपनसेशन लेके बाय कर लिया, तो आप दोस्तों बिजनेस नहीं कर रहे, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। वो बिजनेस जीरो भी हो सकता है, वो बिजनेस हीरो भी बन सकता है, दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं। बिजनेस जीरो भी हो सकता है, बिजनेस हीरो भी हो सकता है। उसी हिसाब से अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं और आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं और उसके ऊपर आप पूरी रिसर्च करके आए हैं और आपको वो पता है उसका मैनेजमेंट क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वो बिजनेस कैसे करता है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी टर्नओवर क्या है, उसकी टॉप लाइन क्या है, उसकी बॉटम लाइन क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे,
सीखेंगे कि इन सब चीज़ों को कैसे एनालाइज करना होता है, कैसे हम इन सब चीज़ों पे जानना होता है, हमें क्या क्या चीज़ें इन पे करनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें इन पे नहीं करनी होती हैं। ये सब चीज़ें जान के जब हम किसी स्टॉक के बारे में पूरी नॉलेज लेके उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से अगर मैं सीधा सीधा अपने मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, हेलो, हाँ, ये एबीसी कंपनी का स्टॉक है, ये ऊपर जाएगा, तू इसको बाय कर ले, तो हम बिजनेस नहीं कर रहे दोस्तों। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। इन्वेस्टर हमेशा डिविडेंड के लिए काम करता है, इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए काम करता है। एक गैम्बलर हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए काम करता है। उसे तो 2 रुपए मिल जाए, 3 रुपए मिल जाए, वो बाहर हो जाता है, उसको गैम्बलिंग करनी है, उसको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। उसको बिजनेस नहीं करना, आपको बिजनेस करना है या गैम्बलिंग करनी है, चॉइस इज योर। गैम्बलिंग में 1 का 10 भी होता है और 10 का 0 भी होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन बिजनेस हमेशा 1 का 10 ही करके देगा आपको। धीरे करेगा, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 6 ऐसे करेगा, लेकिन बिजनेस हमेशा कमा के देता है और गैम्बलिंग हमेशा लुटा के जाती है, ये याद रखिएगा दोस्तों। तो यही चीज़ों के ऊपर हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक चार्ट के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि अपने सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, ये मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगा। चार्ट को दिखाते दिखाते बताऊंगा। मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे सीधा और सीधा और बात करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है और ये सबसे बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, यानी मंथली का चार्ट है। ये डाटा मुझे investing.com पे मिला है और investing.com पे ये डाटा जो शुरू हो रहा है वो 2003 से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अगर इस चार्ट को आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे सेंसेक्स 3000 रुपये था और ये इसमें एक ग्रोथ आने के बाद एक डाउनफॉल आया, फिर एक ग्रोथ आया, डाउनफॉल आया और फिर एक ग्रोथ में ये वापस आया। यानी सेंसेक्स 3000 रुपये से ग्रोथ आते आते जब ये सेंसेक्स 2003 से यानी 2003 से अगर ये सेंसेक्स आपको ऊपर जा रहा था और सेंसेक्स जाते जाते 2008 तक सेंसेक्स चला गया अप्रॉक्सीमेटली 20,000 सेंसेक्स चला गया। कितने साल में? 5 ईयर्स में। 5 ईयर्स में अगर मैं आपको पूछूं कि आपको कितना पैसे में कितना ग्रोथ मिला तो आप ये चीज़ समझेंगे और देखेंगे और आपको पता लगेगी कि आपको इस छोटे से 5 साल के गैप में आपका सेंसेक्स जो है वो सेंसेक्स जो है आपका 3000 रुपये से 20,000 रुपये हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 7 टाइम्स हमारा ये जो सेंसेक्स है वो हो गया। आप कहेंगे सेंसेक्स पे तो ट्रेडिंग ही नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। निफ्टी में तो ट्रेडिंग होता है दोस्तों। निफ्टी में आप देखेंगे 2003 से देखते हैं या 1995 से देखते हैं। 1995 से ये जो जगह है ये स्टार्टिंग की जगह है जब ये मार्केट आया था और ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे हिकअप्स आपको दिख रहे होंगे, ये सारे हिकअप्स के बाद ये ऊपर निकला। यानी ये जगह जो है ये स्टैंडिंग की जगह थी, स्टैंड हुई है मार्केट। यहाँ पे मैंने आपको बताया मार्केट में 3 ही डायरेक्शन है, 3 ही डायरेक्शन है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या खड़ा रहेगा। आपको ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन चुननी आनी चाहिए। अगर आप ये तीनों डायरेक्शन को समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तीनों डायरेक्शन क्या हैं, तो आप इस मार्केट से करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको भगवान भी नीचे आके इस मार्केट से करोड़पति बनने से नहीं रोक सकते अगर ये तीनों डायरेक्शन आपको समझ में आ जाए। अब बात करते हैं कि ये जो तीनों डायरेक्शन के बाद सेंसेक्स निफ्टी यहाँ पे था 1483 से ये चलना शुरू हुआ और 2000 में ये पहुंच गया 6100। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 1400 से लेकर नीचे तक ये क्या सीन इसका बना है और क्या सीन ये हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि ये क्या नहीं है 5 टाइम्स? 5 साल में पैसा 5 गुना, 5 साल में पैसा 5 गुना। उसके बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, एक डाउनफॉल आने के बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने के बाद फिर से एक अपर लगा और ये 6000 से जो 1400 रुपये आया था ये फिर से 9000 हो गया, 9000 हो गया।
अगर आपने इस पॉइंट पे भी बाय किया था तो अगले 5 साल में आपको फिर से आपके पैसे को 6 से 9, 9 से 12 ऐसे ये पैसा हो रहा है। हर 5 साल में आपको 6-7 हज़ार पॉइंट की बढ़त आपको देखने को मिल रही है। क्या ये बढ़त अभी हुई है? क्या ये बढ़त अभी है? क्या ये बढ़त इसी साल आई है? नहीं, ना ये बढ़त इस साल आई है, ना ये बढ़त अभी आई है, ना ये बढ़त अभी की है। ये बढ़त हमेशा रहती है। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पे आपका 6,000 था, यहाँ पे आपका 12,000 था। 6,000 से 12,000 यानी डबल, डबल, डबल हो गया पैसा। कितने साल में? 2008 से लेकर 2020 तक। 2008 से लेकर 2020 तक अप्रोक्सीमेटली 12 साल में आपका ये डबल हो गया। लेकिन अगर मैं किसी स्टॉक की बात करूं, मैं एक बड़े स्टॉक की बात करूं, मैं एक बड़े शेयर की बात करूं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं इनके ऊपर हम आएंगे और इन सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 700 रुपये से लेकर 2,000 रुपये, ये हो गया 2.5 से 3 गुना। ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक चलता था 31 रुपये, 31 रुपये से 733 रुपये, ये हो गया 20 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स ये हो गया। ये स्टैंडिंग मार्केट थी। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा 2017 में तो 3 साल में 3 गुना, 3 साल में 3 गुना, यानी अप्रोक्सीमेटली जो भी ये चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको ये बताएंगी कि आप अगर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बड़ा लमसम मिलता है, एक बड़ा कॉर्पस मिलता है, आपको एक बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर उसी को आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसीलिए आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये जरूर बताइएगा, आप इतने सारे लोगों को ये जानते हैं, आप इतने सारे जनों को जानते हैं, इतने सारे नाम आपके सामने आते हैं, राकेश झुनझुनवालिया और झुनझुनवाला, केंद्रीय कपाड़िया वगैरह 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 वगैरह। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरे को सिर्फ इतनी बात बताइए कि अगर इतने सारे नाम आपको समझ में आते हैं और वो सारे के सारे नाम जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स के नाम हैं, उनमें से ट्रेडिंग एक भी नहीं करता। यानी कि आप ऐसा समझे कि एक भी उनमें ट्रेडर नहीं है, सब में एक भी ट्रेडर नहीं है। एक बंदा सिंगल, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज अ ट्रेडर। जब एक भी बंदा ट्रेडर नहीं है तो आप मुझे बताइए, आपको बड़ा बनना है लेकिन आपको डे ट्रेडिंग करनी है, आपको बड़ा बनना है लेकिन आपको स्विंग सीखना नहीं है, आपको बड़ा बनना है आपको कंपनी की रिसर्च नहीं करनी, आपको बड़ा बनना है आपको बिजनेस नहीं करना, आपको बनना है लेकिन आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी। दोस्तों, बिना मेहनत के यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। ये इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलता। इवन आप एक उस बंदे से एग्जांपल करिए, आप अपना छोड़िए, आप इंसान छोड़िए, आप एक किसी भी एक एनिमल से आप एग्जांपल लेके देखिए। एनिमल को भी खाने के लिए 10 जगह भटकना पड़ता है, 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं, 10 चीज़ें सूंघनी पड़ती हैं, तब जाके उसको खाना नसीब होता है। तो हम तो फिर भी इंसान हैं दोस्तों, हम लोग तो फिर भी इंसान हैं। हमें तो तर्क करने की शक्ति उस ईश्वर ने दी है, उस भगवान ने दी है, उस गॉड ने दी है। तो उसने जब हमें ये तर्क करने की शक्ति दी है और हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं, तब भी हम ये सारी चीज़ें सीखना नहीं चाहते। हम इसी चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं। हम एक एक चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको दिखाया कि एक स्टॉक, आप किसी भी स्टॉक का एग्जांपल ले लेंगे, वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जरूर आएगा, नीचे से ऊपर भी जाएगा, ऊपर से नीचे भी आएगा। सब्जेक्ट आपके ऊपर जाता है कि आप वो चीज़ें समझ पाए हैं या वो चीज़ें समझ नहीं पाए हैं। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है? सिर्फ इस मार्केट में हम 3 ही चीज़ों के बारे में हमेशा बात करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि इस मार्केट में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। सब्जेक्ट है, आपका फोकस पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको सारी चीज़ों का फोकस क्लियर रखना चाहिए। अगर आपको ट्रेड करना है गोल्ड में तो आपको गोल्ड के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए,
गोल्ड कहाँ से आया था, कब आया था, ये क्या प्राइस पे आया था, ये ऊपर जाता है तो क्यों जाता है, नीचे आता है तो क्यों आता है, खड़ा हो जाता है तो क्यों हो जाता है, कब हो जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आगे चल के, और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, हम इन सारी चीज़ों के ऊपर देखेंगे। तो अभी हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि मार्केट में कितने सेगमेंट्स होते हैं, मार्केट कहाँ से आया था, शेयर क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, डीमैट क्या होता है, डीमैट के अंदर क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। और इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, मैं बोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि शेयर्स एंड अदर्स में क्या फ़र्क होता है। देखिए, आपको दो चीज़ें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी कंपनी के शेयर अगर मैं खरीदता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूँ या मैं एक एफडी में या बॉन्ड्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। एक साइड में लिखता हूँ शेयर्स और दूसरी साइड में लिखता हूँ एफडी, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि एफडी, बॉन्ड्स और डिबेंचर क्या होते हैं। देखिए, एफडी आप सब लोगों को पता है, जो हम बैंक में जाके अपना एक अमाउंट को लमसम डिपॉजिट कर देते हैं और लमसम डिपॉजिट करके बैंक के पास रख देते हैं, उसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। इसके बाद बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स होते हैं जो सरकार को जब पैसा चाहिए होता है, वो पब्लिक से जो पैसा रेज करती है और उसके अगेंस्ट में जो हमें इंटरेस्ट देती है, सेम एफडी की तरह से, बस ये बैंक देता है, ये सरकार देती है, उसको कहते हैं हम बॉन्ड्स। उसी तरीके से जब कोई कंपनी अपने लिए डेट को क्रिएट करती है, यानी कि पैसा पब्लिक से लेती है लेकिन उसके ऊपर फिक्स इंटरेस्ट देती है और फिक्स्ड रीपेमेंट होता है, फिक्स रीपेमेंट होता है, ये दोनों चीजें फिक्स हो जाती हैं, तो उसको हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर का सिंपल सेंस समझिए, एक कंपनी है, एक बड़ी कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो पब्लिक के पास आई, पब्लिक के पास उसने पैसा मांगा, पब्लिक ने बोला हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। उसने बोला कि आपको मैं 8% का या 10% का एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दूंगी, आपको हर महीने में आपको 1% या 0.75% आपको पर मंथ में पे करूंगी, और मैं आपको 5 साल के बाद ये आपका जो 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट किया है, ये भी आपको वापस दे दूंगी। इसको कहते हैं डिबेंचर्स। अगर ये कोई कंपनी रेस कर रही है पैसे को, इसको कहते हैं डिबेंचर। अब आते हैं, इसी चीज को लेके चलते हैं, यानी कि हमें यहाँ क्या मिलता है। हमें यहाँ पे दो चीजें मिलती हैं। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एफडी में हमें क्या मिलता है। हम प्योर एग्जांपल एफडी का लेके चलते हैं। एफडी में हमें क्या मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है। क्या रेट पे इंटरेस्ट चल रहा है आज की डेट में, नॉर्मल एफडी के ऊपर 7% का इंटरेस्ट आपको बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। अब उसी में बात करते हैं शेयर्स में हमें क्या मिलता है। शेयर्स में हमें दोस्तों दो चीजें मिलती हैं। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उसमें हमें दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज तो हमें मिलती है डिविडेंड, दूसरी चीज हमें मिलता है कैपिटल एप्रिसिएशन। ये दो चीजें आपको यहां पे मिलती हैं। तीसरा आपको यहां पे मिलता है राइट ऑन डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेने का राइट मिलता है, यानी कि आपको इस कंपनी के, आपने एबीसी कोई कंपनी है, एबीसी कंपनी के स्टॉक को परचेज किया। स्टॉक को परचेज करने के बाद आपके पास तीन राइट है। पहला राइट आपको मिलेगा डिविडेंड। अगर कंपनी डिविडेंड देना चाहती है या कंपनी का मैनेजमेंट डिविडेंड को डिक्लेयर करता है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर कंपनी का मैनेजमेंट डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करता है तो आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये जो डिविडेंड है
ये जो डिविडेंड है ये है नॉट मैंडेटरी, ये है नॉट मैंडेटरी। लेकिन उसी हिसाब से अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे है मैंडेटरी। इंटरेस्ट देना यहां पे कंपलसरी है, कंपलसरी। लेकिन यहां पे डिविडेंड देना इज नॉट कंपलसरी। जरूरी नहीं है कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो वो आपको डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिला तो वो आपको डिविडेंड नहीं देगी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल एप्रिसिएशन और राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप किसी कंपनी का जब कोई शेयर स्टॉक बाय करते हैं तो आप उस कंपनी के उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, उस पर्टिकुलर शेयर्स के लिए आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, चाहे वो परसेंटेज 0.0001% ही क्यों ना हो। आप इस कंपनी के इस हिस्से के, यानी इस हिस्से के ओनर हैं, मालिक हैं। जब आप यहाँ पे इस हिस्से के मालिक बन जाते हैं तो आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर आती है। जो भी मैनेजमेंट के कुछ लॉ के अकॉर्डिंग, कुछ मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन वो आपसे पूछ के लेना चाहते हैं वो इसके लिए आपसे वोट कराते हैं। जब आपने अगर कभी किसी कंपनी का अपने ब्रोकर या किसी के भी एडवाइस से कोई शेयर खरीदा हो तो आपको पता लगता होगा कि मेल आईडी पे कुछ मेल्स आते होंगे कि आप हमारे ये रिजोल्यूशंस हैं, इनमें आप आइए और आके अपना वोट दीजिए और हमें वोट करके बताइए कि आप ये चाहते हैं कि हो या चाहते हैं कि ना हो। वो डिसीजन मेकिंग पावर हमें शेयर से मिलता है, लेकिन हमें एफडी से ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं मिलता है। मतलब कि हम यहाँ पे बैंक के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बैंक के डिसीजन मेकिंग पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ की कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर में इंटरफेयर कर सकते हैं। ये लॉ हमें राइट देता है। हमारा इंडिया का जो कंपनीज एक्ट 1956 पहले हुआ करता था, उसके बाद वो 2013 हो गया। यानी आज की डेट में मैं कहूँ तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये राइट देता है कि हम यहाँ पे किसी भी डिसीजन में यहाँ पे इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स को अपॉइंट करा सकते हैं अगर हम सर्टेन नंबर ऑफ लिमिट को क्रॉस करते हैं। अगर हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और हमें हमारा पैसे का रीपेमेंट मिलेगा अपने फुल अमाउंट का जो भी हमने इन्वेस्ट किया है। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता। अब शेयर्स होते क्या हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस डालते हैं और हम उसके ऊपर चलते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर दोस्तों बेसिकली शेयर्स होते हैं, शेयर्स के ऊपर बात करते हैं। शेयर्स क्या होते हैं दोस्तों? शेयर्स एक कंपनी के मालिकाना हक का प्रूफ है। शेयर जो है किसी भी कंपनी का एक शेयर है। शेयर से आपको समझ में कुछ क्लैरिटी आती होगी कि अगर दो बंदों ने आपका कोई बिजनेस है, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं। तीनों के मैं एग्जांपल लेके चलता हूं और आपको समझाता हूं ये शेयर्स क्या होते हैं। शेयर बेसिकली अगर आप, सबसे पहले मैं मानता हूं आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे नौकरी करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपके फादर के बिजनेस हैं या फादर जॉब में हैं। अगर आपके स्टूडेंट हैं तो आपके फादर या तो बिजनेस में होंगे या जॉब में होंगे। इन्हीं दोनों चीजों में से हो सकते हैं, खाली तो नहीं होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। फार्मर भी हो सकते हैं, लेकिन फार्मर इज अ कैटेगरी ऑफ बिजनेस। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके फादर 1000 रुपए मंथली कमाते हैं, उनका एक बिजनेस है और वो 1000 रुपए महीने की इनकम कमाते हैं उस बिजनेस से, तो वो उस 1000 रुपए की इनकम के ओनर हैं, वो मालिक हैं उस इनकम के। जो भी आपने इनकम कमाई, चलो मैं इसमें 2 जीरो और लगा देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ आपके फादर 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं एक बिजनेस से, तो वो उसके ओनर हैं, वो उसके मालिक हैं, वो पैसा उनका है। वो चाहे तो खर्च करें, चाहे तो आग लगा दें, लेकिन वो उस पैसे के मालिक हैं। और उस पैसे से जो भी पैसा उन्होंने कमाया है, जो भी बिजनेस से उन्होंने पैसा कमाया है, वो उसके ओनर हैं। लेकिन आपके फादर ने एक चीज डिसाइड करी, उनका एक बिजनेस था
कॉटन का, लेट से उनका एक बिजनेस कॉटन का था। अब उन्होंने सोचा कि हम कॉटन से बाद में हम पॉलिस्टर में भी जाते हैं, पॉलिस्टर में एंट्री करते हैं और पॉलिस्टर का एक बिजनेस लगाते हैं, पॉलिस्टर का एक बिजनेस लगाते हैं। इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि चलो मेरे को पॉलिस्टर का बिजनेस लगाना है, मैं तो कॉटन के बिजनेस में बैठा हूँ, मेरे कॉटन के बिजनेस में लेट से कि मेरे कॉटन के बिजनेस में मेरे पास 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, मेरे कॉटन के बिजनेस में मेरी 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है और इसके बाद मुझे पॉलिस्टर में जाना है, यहाँ पे जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो आपके फादर ने क्या काम किया, उनका कोई दोस्त है चंद्रा को बुलाया और उसे बोला कि मैं ये वाला बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और इस वाले बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे एक सम चाहिए, मेरे को एक अमाउंट चाहिए, मेरे को एक लमसम पैसा चाहिए ताकि मैं इस बिजनेस को शुरू कर पाऊँ और ये मेरे कॉटन के बिजनेस से सपोर्टिव होगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे 5 करोड़ लगा के 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मेरे को अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। चंद्रा ने बोला ठीक है, चलो आप अगर ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप ये बिजनेस शुरू कर लो और इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, डिसाइड हुआ 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। चंद्रा ने बोला ठीक है, ये पैसा मैं यहाँ लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे 50% का शेयर चाहिए, 50% का शेयर चाहिए। आपने ऐसा सुना और आपने देखा कि इसको 50% का शेयर चाहिए, मतलब कहने का हुआ कि यहाँ पे आप जो भी बिजनेस करेंगे उससे आप जो भी पैसा कमाएंगे, जो भी अर्निंग करेंगे उसमें यहाँ पे इसको 50% का पैसा इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसने 2.5 करोड़ रुपया लगाया है। हर साल देना पड़ेगा, पूरे जीवन में देना पड़ेगा, जब तक ये बिजनेस रहेगा इसको ये 2.5% आपको 50% आपको देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी नहीं है, चाहे आप इसको नगद देंगे, चाहे इसको आप कैसे भी देंगे, लेकिन आपको इसको ये पैसा देना पड़ेगा। यही सिनेरियो होता है एक बिजनेस का, इसी को हम कहते हैं शेयर। अब मार्केट में चलते हैं, अब मार्केट में थोड़ा सा और बदलाव आया। आपने सोचा, आपके फादर ने सोचा या आपने सोचा, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये बात आप भी सोच सकते हैं, आपने सोचा मैं एक बिजनेस और लगाता हूँ। आपने अपने ए फ्रेंड को बुलाया, उसने यहाँ पे पैसा लगा दिया, आपने बी फ्रेंड को बुलाया, उसने यहाँ पे पैसा लगा दिया, आपने सी फ्रेंड को बुलाया जिसने पहले लगाया था, उसने यहाँ पे पैसा लगा दिया। करते करते आपका ये बिजनेस और बड़ा हो गया। अब इसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल में गैप आ गया और आपका फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया। अब आपको पैसा चाहिए, बैंक आपको पैसा देगा नहीं, बैंक आपको पैसा देगा नहीं, क्योंकि आपकी भी पर्सनल इन्वेस्टमेंट उसके लिए ज़रूरी होती है। आपको सिक्योरिटी चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है बैंक से पैसा लेने के लिए। जब आपको बैंक पैसा देगा नहीं, आपके दोस्त खत्म हो चुके, इसके अलावा आपके पास दोस्त फ्रेंड सर्कल है नहीं, तो आप इस बिजनेस को और एक और नया वेंचर लगाने के लिए आप कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आके आपका बिजनेस यानी लिमिट हो गया, आपका यहाँ पे आके बिजनेस लिमिट हो गया। बिजनेस लिमिट होने के बाद सरकार ने ये बात को रियलाइज किया कि एक छोटा व्यापारी जब बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है और बड़ा होता है, तो वो आके एक जगह पे लिमिट हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा खत्म हो जाता है। ये पैसा उसके पास खत्म हो गया, मान लीजिए यहाँ तक अभी तक इन्होंने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया और इनके 10 वेंचर बन गए, वेंचर्स बन गए। अब इसको 11वें वेंचर में जाना है, तो इसके पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी है नहीं, एग्जिस्टिंग बिजनेस में लगी हुई है, इसके पास नया दोस्त सर्कल है नहीं, तो ये पैसा कहाँ से लाए। यहाँ पे सरकार ने इस चीज को देखते हुए एक चीज निकाली कि आप आइए, आप आके अपनी लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करिए और आप आम पब्लिक से पैसा लीजिए और अपना ये 11वां बिजनेस भी स्टैब्लिश करिए। अब ये बंदे क्या करते हैं, ये आते हैं पब्लिक के पास, ये आते हैं आम पब्लिक के पास और अपना एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, जिस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं लिस्टिंग एग्रीमेंट।
ये लिस्टिंग एग्रीमेंट लेके आते हैं, जिसको हम लोग बहुत सारी चर्चाओं में सुनते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, हम कार्टून नेटवर्क पे देखते हैं। यानी देखिए, मेरा किसी भी चैनल के ऊपर कोई राइट नहीं है, मेरा किसी भी चैनल के ऊपर कोई लिंक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं जैसे कार्टून नेटवर्क आता है वैसे CNBC आवाज़ भी आता है। CNBC आवाज़ या जी बिजनेस, इस तरीके के जो चैनल होते हैं, जो बिजनेस चैनल हैं, जो मार्केट के चैनल हैं, जहाँ पे आपको मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, वहाँ पे आप आते हैं और आके वो आपको बताते हैं एक IPO या FPO आया है, जिसमें एक कंपनी है ABC लिमिटेड, जिसमें अभी तक 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर्स हैं, यानी 10 ओनर्स हैं, और वो आपसे मांग रहे हैं पैसा, और उनको ये पैसा चाहिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस शुरू करने के लिए, इस बिजनेस के लिए चाहिए, एक्सपेंशन के लिए चाहिए, या किसी भी चीज़ के लिए वो पैसा मांग रहे हैं, और उनको मार्केट से रेस करना है 50 करोड़, जो वो रेस करेंगे 5 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1000 रुपीज। इस तरीके से कुछ ऐसी बातें हमें सुनने में आती हैं। अभी हम इन बातों को इग्नोर करेंगे, अभी हम बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसके डेप्थ में हम जाने वाले हैं, इन सब चीज़ों के डेप्थ में हम जाएंगे, और इन्हीं सब चीज़ों को डेप्थ को हम लेके बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे बात करी कि ये जो कंपनी है, अगर इसको पैसा चाहिए तो ये पब्लिक के पास आती है, कुछ रिक्वायरमेंट्स को, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं पूरा करने के लिए पब्लिक के पास आती है। ये क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें फोकस में रखनी चाहिए, उसके बारे में अभी हम आगे चल के बात करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपका एक बेस को, यानी मैंने आपको बताया था ना, आपका फाउंडेशन जो है वो अनइवन है। आपका जो लैंड है, जब आपने फैक्ट्री को शुरू करना है, आपने बिजनेस को शुरू करना है, आपने अपना मकान बनवाना है, तो उसका जो लैंड है वो अनइवन लैंड है। आपको आधी चीज़ें पता हैं, आधी चीज़ें पता नहीं है, तो उस लैंड को हम, उस सरफेस को क्लियर करेंगे, उस सरफेस को हम एक स्मूथ लाइन में लाएंगे, ताकि हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर पाएँ। अब ये ABC लिमिटेड पब्लिक के पास आया और आके बोला हमें 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, और इस 50 करोड़ पे हम जो है आपको एश्योर करते हैं कि हम आपको इसकी इन्वेस्टमेंट में आपको एक गुड रिटर्न देंगे, गुड रिटर्न देंगे। कितना रिटर्न होगा ये कोई भी नहीं बताता है, मार्केट अनसर्टेन है, इसलिए ये रिटर्न आपको एश्योरिटी नहीं दे सकते, लेकिन आपको एक थोड़ा सा एश्योरेंस दे सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस, आप देखिए हमने ये बिजनेस अभी तक सेट करे थे जिसमें हमने 50 करोड़ रुपया लगाया था, और उस पे आज की डेट में हम जो है वो 5 करोड़ महीने की, मंथली की या ईयरली की, हम 5 करोड़ की लमसम में प्रॉफिट कमा रहे हैं। और ये जो हम आपसे अब 50 करोड़ मांग रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हम इस पे इतना ही लगभग पैसा कमाएंगे, हर साल का हम ये 5 करोड़ रुपया कमाएंगे। हम लोग, अब आप लोग हमें कुछ पैसा दीजिए। तो आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारे लोग ये बोले, सर हमारे पास तो 50 करोड़ नहीं है, हमारे पास तो 50 करोड़ नहीं है, हम आपको 50 करोड़ कैसे दे दें, हमारे पास तो 50 करोड़ नहीं है। तो इन्होंने बोला कि भैया आप में 1 2 3 4, आप जितने भी पब्लिक है वो अगर सिर्फ 100 रुपए भी देगी, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 50 लाख लोग भी अगर मेरे इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो मेरे को ये 5 करोड़ का लमसम मिल जाएगा, और आप इस 100 रुपए से हमारी कंपनी के मालिक बन जाएंगे इस 100 रुपए के शेयर के ऊपर। लेट्स से कि ये 1 रुपए का ही शेयर है जो ये लेकर आए हैं, और 1 रुपए के शेयर में आप 100 रुपए लगाएंगे और आप कंपनी के मालिक बन जाएंगे। दिस इज द सिनेरियो, दिस इज द मेन फोकस पॉइंट, कि आपको ये समझना पड़ेगा, आपको बेस समझना पड़ेगा कि ये शेयर आया कहाँ से और इसका पर्पस क्या था। अब ये शेयर आया, आने के बाद एक सब्सक्राइबर ने, लेट से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने पारस मुरादिया ने यहाँ पे 100 रुपए का ये शेयर खरीद लिया, और मैंने इस कंपनी को 100 रुपए दे दिए। 100 रुपए देने के बाद अब ये 1 साल कंप्लीट हो गया, ये अभी चल रहा था, इन्होंने हमसे 50 करोड़ रुपया पब्लिक से लिया, जिसमें मैंने 100 रुपए दिए हैं, और इसका मार्केट में भी प्राइस 100 रुपए
ही है, लेट से कि मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं है और इसका प्राइस 100 रुपए है। साल एंड हो गया, ईयर एंड आ गया, ईयर एंड पे ये आए, आके ये बोले अपनी एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल, उसमें ये आए, आके इन्होंने बोला कि देखो भैया, देखो मेरे इन्वेस्टरों, देखो मेरी पब्लिक, देखो मेरे दोस्तों, आपने हमें ये 50 करोड़ रुपया दिया था, हमने आपको एश्योर किया था कि हम इस पे एग्जिस्टिंग बिजनेस में जो रिटर्न है यानी 5 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के देंगे, 5 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के देंगे। तो आपको मैंने यहाँ पे 5 करोड़ की जगह पे 10 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। इस साल में मैंने 10 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है, जिसमें से मैं 5 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आपको एज अ डिविडेंड पे कर रहा हूँ। अभी करंट ईयर में मैं ये 5 करोड़ का प्रॉफिट एज अ डिविडेंड आपको पे कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी जेब में से, मैंने ये देखो ये दोस्तों ये पैसे कमाए हैं, ये पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हैं, ये पैसे मेरे अकाउंट में पड़े हैं और इसमें से मैं आधे पैसे आपको दे रहा हूँ। तो आप लोगों के मन में ये डाउट आता होगा कि भैया आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, 10 करोड़ में आप हमें 5 ही क्यों दे रहे हो, बाकी 5 भी तो हमारे ही प्रॉफिट है। तो मैनेजमेंट बोला, ये एबीसी कंपनी का जो ये ए पार्टनर था, ये आया और ये बोला कि दोस्तों मैं आपको 5 करोड़ दे रहा हूँ, सिर्फ आपको इसलिए ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं कुछ देना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 5 करोड़ ही दे रहा हूँ, लेकिन जो 5 करोड़ है उसको मैं अपने अगला बिजनेस बनाने के लिए री इन्वेस्ट करूंगा और एक और नया बिजनेस करूंगा और उससे अभी जो मैं 10 करोड़ कमा रहा हूँ, अब इससे मैं 15 करोड़ अगले साल आपको कमा के दूंगा, इसीलिए मैं ये 5 करोड़ रुपया आपको वापस नहीं कर रहा। अगर आप इससे ज़्यादा बना सकते हो तो मैं आपको ये पावर देता हूँ कि आप ये डिसीजन ले लो और आप इस 5 की जगह पे 10 कर लो। इस बात पे ये डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजमेंट के हाथ में होता है। अब मैनेजमेंट ने 5 करोड़ बांट दिया, मेरे पास ये शेयर होल्ड थे, मेरे पास ये मेरे को 5 रुपए एज अ डिविडेंड मिल गया, जिसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना, जो मेरा टैक्स फ्री पैसा है, यानी कि मुझे 5% का एक रिटर्न तो मिल ही गया। जैसे ही कंपनी ने बोला, जैसे यहाँ पे कंपनी ने बोला कि मैं ये 5 करोड़ को री इन्वेस्ट करूंगा और अगले साल में इस 5 करोड़ पे आपको एक और बिजनेस खड़ा करके दूंगा और अगले साल हम 15 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, हम अगले साल का प्रॉफिट 15 करोड़ करेंगे। 15 करोड़ जैसे ही हमने सुना तो हमारे मार्केट में स्टॉक का प्राइस 110 रुपए हो गया और मुझे यहाँ पे 10% की रिटर्न और मिल गई। अब मुझे टोटल रिटर्न जो मिला वो 15% का मिला, जबकि अगर कंपनी ये 10 करोड़ बांट देती तो मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलता 10% का। इसीलिए कंपनियां डिविडेंड डिक्लेयर कम करती हैं एज कम्पेयर टू री इन्वेस्टमेंट के। री इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही कंपनी करती है जिसमें वर्थ होती है उस पैसे को आपके यानी मेरी जेब से ज़्यादा पैसा कमाने की, वो कंपनी इस पैसे को री इन्वेस्ट करती है। और जिस कंपनी में वर्थ नहीं होती उस पैसे को लुटाने की, वो कंपनी पैसा रख के जेब में आपको वापस दे देती है और कहती है देखो हमने 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ का डिविडेंड दे दिया आपको, हम ये पैसा आपको वापस कर रहे हैं जो हमने कमाया है। अब जिन भी पब्लिक ने ये पैसा लगाया था वो इस कंपनी के ओनर भी हैं, वो इस कंपनी में जो पैसा आया है वो वापस ले लिया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बड़ी कंपनियां, गूगल का नाम आप सबने सुना होगा, गूगल की जो कंपनी है, आपने एप्पल का भी नाम सुना होगा, एप्पल के आईफोन आप यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को आईफोन के शौक हैं। तो एप्पल की जो कंपनी है या जो आपकी गूगल की कंपनी है, वो कंपनी दोनों कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती, वो डिविडेंड कभी भी डिक्लेयर नहीं करती, वो डिविडेंड कभी नहीं देती। वो कहती हैं हम इस पैसे को अगले साल आपको 15 करोड़ बना के देंगे, अगले साल वो कहेंगे हम इसको 25 करोड़ बना के देंगे और अगले साल वो कहेंगे हम इसको 35 करोड़ बना के देंगे। अब ये जैसे ही सिनेरियो आता है उसी तरीके से मेरे स्टॉक के प्राइस ऊपर या नीचे जाते हैं। अगर मेरी कंपनी मुझे डिविडेंड दे देती है तो मेरे को पता लग जाता है, हमें पता लग जाता है, जिस चीज़ पे हम धीरे धीरे एनालाइज करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, जो भी डिविडेंड आता है वो हमें कैश में मिल जाता है जो नॉट टैक्सेबल होता है, और जो भी हमें डिविडेंड ऐसा कैश नहीं मिला वो हमारे प्राइस को एप्रिशिएट कर देता है, यानी वो प्राइस को ऊपर ले जाता है और ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे आ जाती है। अब
आपको इसी चीज के ऊपर मैं और थोड़ी क्लैरिटी लेके चलता हूँ। अपने इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करके आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे स्टॉक प्राइसेस मूव करते हैं और स्टॉक प्राइसेस कैसे चलते हैं। अब देखिए, हमने क्या बोला कि पहले साल में हमारी कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए। मैंने स्टॉक प्राइस 100 रुपए का लिया था 01/04/2020 और कंपनी ने मुझे बोला था यहाँ पे कि मैं इस पैसे में से 5 करोड़ रुपए री इन्वेस्ट कर रही हूँ और अगले साल में 15 करोड़ आपको बना के दूंगी। यही बोला था कंपनी ने। कंपनी ने जब ये बोला था, आज मेरे स्टॉक का प्राइस 110 रुपए का है। अब 01/05/2020 आपको क्या लगता है, एक मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे 9वें महीने का एग्जांपल। यहाँ से यहाँ तक 2 क्वार्टर पूरे हो गए। 2 क्वार्टर का मतलब है 6 मंथ्स पूरे हो गए कंपनी को ये वादा करे हुए। 6 मंथ के बाद कंपनी आती है, आके कहती है कि भैया हाफ ईयर में हमने 7.5 करोड़ का पैसा कमा लिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये प्राइस एकदम से जब ये कंपनी आई है तब ये प्राइस 117 रुपए 50 पैसे का हो जाएगा? नहीं दोस्तों, ये प्राइस हर रोज 10 पैसे प्लस 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 होता जाएगा और जब तक ये कंपनी आके यहाँ पर रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी उस दिन ये प्राइस 117 रुपए या 118 रुपए 50 पैसे पे आ जाएगा और 118 रुपए पे उस दिन ये प्राइस हो जाएगा। क्योंकि देखो, मार्केट में आज पैसा कंपनी कब कमा रही है? आज कमा रही है। जो इन्वेस्टर है उसको भी तो ये बात पता है कि मैंने जिस कंपनी में पैसा लगाया है वो कंपनी प्रॉफिट को अर्न कर रही है। तो मैं आज की डेट में, मेरे को अगर अपने शेयर का प्राइस बेचना हो तो मैं कितने पे बेचूंगा? दिस इज मार्केट सिनेरियो नहीं है ये दोस्तों, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। अगर मेरी कंपनी मुझे पैसा कमा के दे रही है और मेरी कंपनी ने मुझसे वादा किया है कि मैं अगले साल आपको 10 करोड़ कमा के दूंगी, तो मैं मान के चलूंगा 10 करोड़ इवनली 365 दिन में कमाएगी और उसके हिसाब से मैं अपनी रिटर्न कैलकुलेट करूंगा। और अगर मुझे शेयर बेचना है, अब मान लो मुझे यहाँ पे कहीं पे रिक्वायरमेंट आई 01/08/2020 में, तो मैं ये शेयर बेचूंगा 115 रुपए 50 पैसे का कि मेरा यहाँ तक का प्राइस तो पहुँच चुका होगा, मेरी कंपनी ने मेरे लिए इतना पैसा तो कमा लिया होगा। यहाँ पे मैं शेयर को एग्जिट कर सकता था अगर मेरे को पैसे फंड्स की रिक्वायरमेंट थी तो। इसी तरीके से मार्केट चलता है, इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं। अब मान के चलते हैं कि जब 30/9 को, चलो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया और मेरे पास ये स्टॉक पड़े हैं, कंपनी ने मुझे वादा किया था 15 करोड़ का और कंपनी अब आई है और आके बोली कि दोस्तों हमने यहाँ अभी जो प्राइस चल रहा है वो 117 रुपए 50 पैसे का चल रहा है और कंपनी आई आके बोली दोस्तों आपको मैंने वादा किया था कि मैं आपको 15 करोड़ रुपए साल के कमा के दूंगी, इस हिसाब से 7.5 करोड़ रुपए 6 महीने के बैठे। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक सरप्राइज है, हमने यहाँ पे 7.5 की जगह पे 10 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ये स्टॉक का प्राइस 17.5 ही रहेगा? नहीं, इसमें एकदम से तेजी आएगी और ये स्टॉक का प्राइस 120 रुपए हो जाएगा। इसको कहते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन, कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन आई और एकदम से जैसे रिजल्ट आए तो एक न्यूज़ फ्लो आया और प्राइस ऊपर चला गया। जैसे ये न्यूज़ फ्लो आया प्राइस ऊपर चला गया, जैसे ये न्यूज़ फ्लो गया तो प्राइस स्टेबल होकर 120 रुपए आ गया। हो सकता है इस दिन ये प्राइस 125 रुपए चला जाए और 125 रुपए के बाद स्टेबिलिटी होकर 120 रुपए पे आके खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि ये है इसकी फेयर वैल्यू, ये है इसकी फेयर वैल्यू, ये है एप्रिशिएटेड वैल्यू, ये है डिक्लाइंड वैल्यू। इसी को कहते हैं मार्केट को एनालाइज करना, इसी को कहते हैं मार्केट में शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, हम सब लोगों को पता नहीं लगता। सबसे पहले इसके बाद हम बात करते हैं, आज से कुछ साल पहले जो है वो शेयर नॉन डीमैट फॉर्म में होते थे, यानी आपको एक पेपर मिलता था। आपने कभी भी हॉस्पिटल या कहीं पे भी गए हो, वहाँ पे आपने रिसीट देखी होगी, कोई भी रिसीट होती है उस पर लिखा होता है बिल नंबर, उसके बाद लिखा होता है नेम, एड्रेस और लिखा होता है नंबर यानी क्वांटिटी, रेट
अमाउंट, ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई दिखती हैं आपको किसी भी रिसीट के अंदर। ये तो जनरल फॉर्मेट है, आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा। अब शेयर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं, शेयर सर्टिफिकेट में भी यही सारी चीजें लिखी होती हैं, यही सारी चीजें लिखी होती हैं शेयर सर्टिफिकेट में। बिल नंबर की जगह होता है फोलियो नंबर, यानी कि इनका जो रजिस्टर है उसके हिसाब से जो रिकॉर्ड नंबर है वो यहाँ पे लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका आता पता लिखा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके पास, क्वांटिटी की जगह शेयर्स आ जाता है, रेट की जगह फेस वैल्यू आ जाती है, और अमाउंट की जगह पे आपका टोटल अमाउंट आ जाता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। मान लो कि मैंने 1 रुपए के भाव से 100 शेयर लिए थे, तो यहाँ पे ये लिखा होगा, और फोलियो नंबर मान लेते हैं XXXXX कुछ लिखा होगा, यहाँ पे लिखा होगा पारस मुरादिया, एंड यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा होगा। इसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। लेकिन जब ये मैनुअली फॉर्म में हुआ करते थे, तब इन शेयर सर्टिफिकेट के साथ एक दिक्कत थी कि ये लॉस्ट हो जाते थे और फट जाते थे, क्योंकि एक पेपर होता था, पेपर फॉर्मेट होता था, और ये शेयर सर्टिफिकेट अगर फट गया तो आप इसको रीइश्यू कराने जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था। मुझे बेचने जाने में दिक्कत होती थी, मुझे खरीदने जाने में दिक्कत होती थी। हम धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट की जनसंख्या बढ़ रही है, अब लोग करोड़ों में पहुंच गए हैं जो इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, हमारी कंपनीज को, हमारे बिजनेसेस को, हमारे जीडीपी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों हम इस मार्केट को पैसा देंगे तो वो पैसा सीधा सीधा आपके बिजनेसेस में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे जो शेयर्स आते हैं वो कंपनियां पैसा चाहती हैं, वो आप लोगों से पैसा चाहती हैं अपना बिजनेस दिखा के कि देखो मेरा ये बिजनेस है, मुझे पैसा दो, मैं आपके पैसे को आपके लिए पैसा कमा के मैं भी लूँगी, आपको भी दूंगी। तो उसी हिसाब से ये शेयर सर्टिफिकेट जो होते थे ये खो जाते थे, इसीलिए इसको कन्वर्ट करके लेके आए, जिसको बोलते हैं हम डीमैट फॉर्म। डीमैट एक अकाउंट है, जैसे आप लोग एक पहले जब आप स्टॉक खरीदते थे या कोई भी पॉलिसियां खरीदते थे तो उसका एक फोल्डर बना के रखते थे, एक फाइल होती थी, उसके अंदर वो सारी चीजें लगाते थे और वो लगा के मैनुअली अपनी अलमारी में सेफ में रखते थे। वैसे ही यहाँ पे ये एक अकाउंट है, ये एक फोल्डर है जहाँ पे आपके शेयर सर्टिफिकेट, ये जितने भी आपने शेयर सर्टिफिकेट, आपने 50 कंपनियों के शेयर सर्टिफिकेट लिए, वो सारे शेयर सर्टिफिकेट यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ पे ये सारे शेयर सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। जब भी आप कोई शेयर खरीदेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे सेल करेंगे तो वो यहाँ से चला जाएगा, अब आप जाके कोई शेयर को खरीदना चाहते हैं या किसी शेयर को बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आप कहाँ जाके ये शेयर बेचेंगे या खरीदेंगे? आप स्टॉक मार्केट में खरीदेंगे। अब आप स्टॉक मार्केट में आएंगे तो वहां पे आपसे शेयर लेगा कौन? उसके लिए आपको बोला जाता है कि आप इसके साथ में ये जो शेयर आपको खरीदना और बेचना है, इसके लिए आप एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट किसके पास खुलता है? ये खुलता है ब्रोकर्स के पास ये ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। डीमैट किसके खुलता है? डिपॉजिटरी के पास। ब्रोकर्स आपका डीमैट भी खुलवा देते हैं, ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा देते हैं, लेकिन बेसिकली जो डीमैट अकाउंट खुलता है ये डिपॉजिटरी के पास खुलता है। ब्रोकर अपने पास एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं जिनमें उनके पास एक राइट होता है कि वो आप डिपॉजिटरी के अकाउंट से कोई भी शेयर यहाँ पे वो सेल करवा सकें और बाय करा सकें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रोकर्स की होती है कि चेक करना आपके अकाउंट में वो स्टॉक है तो बेच देंगे, अगर आपके अकाउंट में वो स्टॉक नहीं है तो आपको ऑर्डर को मना कर देंगे। आपको कस्टमाइज करके यहाँ पे रखने का काम ब्रोकर्स करते हैं। आपको ये सारे ब्रोकर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल के लिए नाम ले लेता हूँ। आज की डेट में जीरोधा, एलाइस ब्लू, ट्रेड फायर, शेर खान, और बात कर लें ICICI डायरेक्ट,
इस तरीके से ये बहुत एक्स नंबर की लिस्ट है, तो मैंने कुछ आपको नाम यहाँ पे लिख के दे दिए जिनके पास ये सारे ब्रोकर हैं। आप इनके पास जाएंगे, आप इनसे बोलेंगे मुझे डीमेट ओपन कराना है और ट्रेडिंग ओपन कराना है, या फिर सिर्फ हमें ट्रेडिंग ओपन कराना है, डीमेट हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसी तरीके से आप ब्रोकर को कांटेक्ट करेंगे, ब्रोकर आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल के देगा जिसमें आप ये शेयर्स को सेल या बाय कर सकते हैं। शेयर्स को सेल या बाय करने के लिए आप ये ब्रोकर के पास एक अकाउंट खोलेंगे, और आपने ये जो शेयर को समझा था इसीलिए इसका नाम शेयर है या शेयर्स है। आप यहाँ पे इस कंपनी के, किसी भी कंपनी के यानी एबीसी कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं। जैसे आप बाय करेंगे वो आपके डीमेट में चले जाएंगे, डिपॉजिटरी के पास। जब आप इसको बेचना चाहते हैं तो वो शेयर आप बेच देंगे और डिपॉजिटरी आपके शेयर्स को वापस आपके ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ब्रोकर अगले डीमेट में ट्रांसफर कर देगा। अगले किसी और के, मान लीजिए पारस ने ये शेयर बेचे और किसी एक्स बंदे ने ये शेयर खरीदे, तो ये ब्रोकर क्या करेगा, ये डिपॉजिटरी को बोलेगा पारस के अकाउंट से इतने शेयर इस एक्स बंदे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि पारस ने यहाँ पे सेल की रिक्वेस्ट डाल दी है। और ये डिपॉजिटरी क्या करेगा, ये डिपॉजिटरी एक्स से बोलेगा पेमेंट मेरे को दो ताकि मैं पारस को पेमेंट दे सकूं। ये एक्स पेमेंट दे देगा, ये डिपॉजिटरी इसके नाम में शेयर कर देगा, एक्स उस पेमेंट को वेरीफाई करेगा, ब्रोकर को देगा, ब्रोकर आपको पारस को ये पेमेंट क्लियर कर देगा और पारस का अकाउंट जीरो कर देगा और कहेगा कि मैंने आपको ये शेयर लाके दे दिए। उसके अगेंस्ट में अब ये ब्रोकर बैठे हैं, इसके अगेंस्ट में ये अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, जैसे कि 20 रुपीज़ पर लॉट और 0.005% लगभग ऐसी कुछ ब्रोकरेज ये चार्ज करते हैं। आपके बेचने और खरीदने पे कई लोग फ्री में भी देते हैं, ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। सबका अलग अलग पैटर्न है, आप किसी के पास भी जाके अपना ये डीमेट खुलवा सकते हैं। दिस इज द बेसिक सिनेरियो कि आपको ये शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं, इट्स सोल योर डिस्क्रिशन। आपको ये शेयर कब खरीदने चाहिए, कब बेचने चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, क्या सिनेरियो होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी हमने आपको बताया आज की वीडियो में कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, इसके एक दो मिथ्स हमने डिस्कस किए। अगले लेक्चर में हम और भी मिथ्स डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी आशा करता हूँ आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, वीडियो को रिपीट करके, रिवाइंड करके 2-3 बार देखिए, तभी आप इस मार्केट में एंट्री करिएगा। अगर आप एंट्री कर चुके हैं किसी और के एडवाइस पे, तब भी आपको ये सारी बातें पता होनी जरूरी है, आपको ये सारी बातें समझनी जरूरी हैं। अगर आपको समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शुक्रिया, आदाब, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।